हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आज बिहार करंट अफेयर्स 1 से 2 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। इसमें हम लोग दोस्तों बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी देखते हैं। डेली मेरे चैनल पर अपलोड होता है। ठीक है दोस्तों, कल मैंने दोस्तों बिहार करंट अफेयर्स मई 2023 के सभी मंथली करंट अफेयर्स डाले हैं। आप वो भी मेरे चैनल अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन डेली मेरे चैनल पर आता है जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो देर न करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर करें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के कितने स्कूलों में यूथ व इको क्लब खोले जाएंगे? तो देखिए दोस्तों, बिहार के 72,000 सरकारी विद्यालयों में 72,000 सरकारी विद्यालय हमारे बिहार में चल रहे हैं। उन विद्यालयों में यूथ और इको क्लब खोले जाएंगे। देखिए दोस्तों, यूथ और इको क्लब खोलने का लक्ष्य जो बिहार सरकार का है, यूथ क्लब के माध्यम से बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्विज वगैरह सिखाए जाएंगे। इको क्लब में पर्यावरण के बारे में बच्चों को जागरूकता दी जाएगी। बिहार के बच्चों में नेतृत्व क्षमता, पर्यावरण संरक्षण और जीवन कौशल बढ़ाने के लिए 72,000 सरकारी स्कूलों में बिहार सरकार यूथ व इको क्लब स्थापित करेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर है, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। बिहार ने 2023-24 में शिक्षा के लिए अपने व्यय का 17.9% आवंटित किया है। या 2022-23 में राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए औसत आवंटन 14.8% से अधिक है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,855 करोड़ का बजट पेश किया है। 2023-24 के बजट में शिक्षा पर बिहार सरकार ने कुल आवंटित राशि 40.4 हजार करोड़ है। तो इसको याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने स्कूलों के भवनों पर सोलर प्लेट लगाकर बिजली उत्पन्न की जाएगी? देखिए दोस्तों, बिहार में बिजली की उपलब्धता को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए बिहार सरकार ने 2012 में एक योजना बनाई थी कि बिहार में जो 72,000 सरकारी विद्यालय हैं, उनमें से 69,785 विद्यालयों के पास खुद का अपना भवन है। उन भवनों पर सोलर प्लेट लगाकर बिजली की व्यवस्था बिहार सरकार करना चाह रही थी। लेकिन लगभग दोस्तों मात्र 10,000 विद्यालयों में ही अभी तक लग पाया है सोलर प्लेट। ठीक है, बिहार सरकार ने हाल ही में 1,033 विद्यालयों में भवन बनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, भारत के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं, बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हैं। बिहार में कहां पर बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के भूमि अधिग्रहण के लिए बिहार के उद्योग मंत्री ने केंद्र से 88 करोड़ जारी करने का अनुरोध किया है। देखिए दोस्तों, बिहार के फतुहा पटना में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने फतुहा में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के भूमि अधिग्रहण के लिए केंद्र से 88 करोड़ जारी करने का अनुरोध किया है। फतुहा में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए बिहार सरकार, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड तथा रेल विकास निगम के बीच समझौता हुआ है। इस परियोजना का उद्देश्य कार्गो आवाजाही से संबंधित कार्यों के लिए अत्याधुनिक बड़े पैमाने पर भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराना है। पटना विश्वविद्यालय के कौन से पूर्व छात्र भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बनाए गए हैं? पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी। ठीक है, भारत के बिहार राज्य में स्थित नालंदा को तक्षशिला के बाद सबसे प्राचीन और सबसे बड़े विश्वविद्यालय के तौर पर जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण जो है 450 से 470 ईस्वी के दौरान गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। 29 अप्रैल 2023 को भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया को बिहार के नालंदा जिले में नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो दोस्तों, एग्जामों में आपको इससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं।
बिहार में भूमिगत जल को संरक्षित करने के लिए बिहार के कितने जिलों में तालाब तथा डैम के पानी की सप्लाई लोगों के घरों तक की जाएगी। देखिए दोस्तों, बिहार में ज्यादातर भूमिगत जल से मोटरों के माध्यम से पानी निकाला जाता है यूज के लिए। बिहार सरकार ने भूजल को संरक्षित करने के लिए बिहार के 17 जिलों में तालाब, डैम या नदी के पानी की सप्लाई लोगों के घरों तक डायरेक्ट करेगी। बिहार में भूमिगत जल को सुरक्षित करने के लिए बिहार के 17 जिलों में तालाब तथा डैम के पानी की सप्लाई लोगों के घरों तक की जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर बिहार में भूजल को संरक्षित न किया गया तो 2050 तक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता आधी रह जाएगी। बिहार में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज हैं। बिहार के गया, वैशाली, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, रोहतास, नवादा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय, खगड़िया, गोपालगंज में पेयजल की समस्या बहुत अधिक हो गई है। बिहार के किस अस्पताल में 30.5 करोड़ की लागत से 100 बेड वाले मॉडल भवन का उद्घाटन स्वास्थ्य सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया है। देखिए दोस्तों, मिशन 60 के तहत गुरु गोविंद सिंह अस्पताल पटना जो पटना सिटी में स्थित है, उसको सबसे अच्छे अस्पताल की श्रेणी में सम्मानित किया गया था। यहां पर दोस्तों 30.5 करोड़ की लागत से 100 बेड वाला मॉडल भवन विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने इस दौरान रक्त केंद्र तथा विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई का भी उद्घाटन किया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। बिहार में कितने खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे? बिहार में देखिए दोस्तों 5 खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने बिहार के 5 जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है। इन केंद्रों पर वैज्ञानिक तरीके से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। बिहार की इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कॉलेजों के छात्रों का देखिए दोस्तों, इसमें एक गलती है। बिहार की इंजीनियरिंग तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों का दक्षता संवर्धन में बिहार सरकार किसकी मदद लेगी? तो देखिए दोस्तों, बिहार के पॉलिटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का दक्षता संवर्धन में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल यूनिवर्सिटी एजुकेशन की सरकार मदद लेगी। बिहार के प्रत्येक इंजीनियरिंग तथा पॉलिटेक्निक कॉलेजों में निगरानी के लिए 2 नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। बिहार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं। बिहार सरकार ने राज्य में दूध की तरह नीरा की बिक्री करने का लक्ष्य रखा है। बिहार के किस जिले में ताड़ के पेड़ सबसे अधिक हैं? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने नीरा की बिक्री को बढ़ाने के लिए और नीरा को बिहार में लोकप्रिय बनाने के लिए दूध की तरह ही नीरा की बिक्री करने का लक्ष्य रखा है। बिहार के गया जिले में ताड़ के पेड़ों की संख्या सबसे अधिक है। मद निषेध एवं उत्पाद विभाग ने ताड़ तथा खजूर के पेड़ से नीरा उत्पादन के लिए एजेंसियों से मदद लेगी। बिहार में 90 लाख ताड़ के पेड़ तथा 38 लाख खजूर के पेड़ हैं। सबसे अधिक ताड़ के पेड़ गया में तथा सबसे अधिक खजूर के पेड़ मुजफ्फरपुर में हैं। मद निषेध एवं उत्पाद विभाग के मंत्री सुनील कुमार हैं। श्रीमद् भगवत गीता आपके द्वार अभियान का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिहार के किस उद्योगपति को मनोनीत किया गया है? तो अशोक अग्रवाल को श्रीमद् भगवत गीता आपके द्वार अभियान का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। भारत सरकार द्वारा शुरू विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना में बिहार के किस जिले में स्थित डेरवा पैक्स को शामिल किया गया है? तो बिहार के कैमूर जिले में स्थित डेरवा पैक्स को भारत सरकार द्वारा विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा बीते बुधवार को दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल देश में अन्न भंडारण क्षमता 1450 लाख टन है, लेकिन आने वाले 5 सालों में इस क्षमता को 700 लाख टन तक बढ़ाने का उद्देश्य है। यानी आने वाले समय में देश की अन्न भंडारण क्षमता बढ़कर 2150 लाख टन हो जाएगी। इसके साथ यह दुनिया की सबसे विशाल क्षमता वाला खाद्यान्न भंडारण बन जाएगा। इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें बिहार के कैमूर जिले का डेरवा पैक्स को शामिल किया गया है। बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव हैं। भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं।
बिहार के किस जिले में स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट में अडानी ग्रुप 900 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो मुजफ्फरपुर जिले में स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट में अडानी ग्रुप जो है 900 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अडानी समूह नवादा के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने भी जा रहा है। बेगूसराय में प्रिंस पाइप 146 करोड़ से अधिक का निवेश करेगी। तो बिहार में दोस्तों निवेश का माहौल बन रहा है। बिहार में बहुत सारी कंपनियां निवेश कर रही हैं। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। बिहार के किस एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव बनाया जाएगा तथा उसे 4 लेन से भी जोड़ा जाएगा? बिहार के 2 एयरपोर्टों दरभंगा एयरपोर्ट तथा पूर्णिया एयरपोर्ट पर दोस्तों क्या किया जाएगा? सिविल एनक्लेव बनाया जाएगा तथा उसे 4 लेन से भी जोड़ा जाएगा। आप जानते हैं कि बिहार में एक ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और वो गया एयरपोर्ट है। टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष कौन बने हैं? टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष एसके सिंह बनाए गए हैं। बिहार के पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव हैं। बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर भारतीय मानसून पर शोध कार्य करेगा? तो बिहार का पटना विश्वविद्यालय आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर भारतीय मानसून पर शोध कार्य करेगा। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव हैं। उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी विजय कुमार को राज्य का नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया है। वर्तमान डीजीपी आरके विश्वक शर्मा का कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो रहा है। ठीक है। बिहार के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है। इसका उद्देश्य तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम जो है दोस्तों, हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं है। वी नीड फूड नॉट टोबैको। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने वर्ष 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की स्थापना की थी। किसे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने शपथ लिया है। ठीक है। राव को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वो हिमाचल के 28वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है। राव के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी शामिल रहे हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराकर कांग्रेस ने वहां पर जीत हासिल की है। महाराष्ट्र सरकार ने किसे इस्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने सचिन तेंदुलकर, जाने माने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। सचिन तेंदुलकर को लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत उन्हें इस्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। अगले 5 वर्षों के लिए वो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। भारत की मेजबानी में संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो भारत की मेजबानी में संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजन 4 जुलाई को किया जाएगा। भारत की मेजबानी में 4 जुलाई 2023 को आभासी प्रारूप में संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन के दिल्ली में आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इसका आयोजन वर्चुअल रूप से किया जाएगा। संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन विदेश मंत्री की बैठक इस महीने की शुरुआत में गोवा में आयोजित की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को 22वें एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। वर्ष 2001 में एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे। वर्ष 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान 2017 में संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष, संघाई सहयोग सम्मेलन के अध्यक्ष सदस्य बने हैं। G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ 14वीं क्लीन एनर्जी बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये गोवा में आयोजित होगा। भारत के गोवा में G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय और 8वीं मिशन इनोवेशन मीटिंग की मेजबानी करेगा। यह बैठक गोवा में 19 जुलाई से 22 जुलाई 2023 तक आयोजित की जाएगी। इस बार का थीम स्वच्छ ऊर्जा को एक साथ आगे बढ़ाने के थीम पर आधारित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 14वीं स्वच्छ
ऊर्जा मंत्री स्तरीय और 8वीं मिशन इनोवेशन मीटिंग के लिए वेबसाइट और लोगों का अनावरण किया था। केंद्र सरकार ने किसे यूको बैंक का एमडी व सीईओ नियुक्त किया है? तो अश्वनी कुमार को यूको बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन गाजियाबाद में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। ठीक है। इस अवसर पर ई लर्निंग ऐप खाद्य सुरक्षा और प्रमाणन का भी शुभारंभ किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। भारत के किस एथलीट ने टीम मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट के बाधा दौड़ इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ज्योति याराजी, भारत के एथलीट ज्योति याराजी ने नीदरलैंड के टिलबर्ग में टीम मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कैटेगरी ई विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में 23 वर्षीय इस खिलाड़ी ने फाइनल में 13.20 सेकंड के साथ जीत हासिल की है। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया है? तो रेजर पे जो एक पेमेंट गेटवे उसने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया है। पेमेंट गेटवे रेजर पे ने टर्बो यूपीआई सर्विस के लॉन्च की है, जो ऑनलाइन मर्चेंट ग्राहकों को चेकआउट के दौरान किसी थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप पर रीडायरेक्ट किए बिना सीधे यूपीआई भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा। कंपनी के अनुसार नई सुविधा भुगतान प्रक्रिया को और सरल बनाती है। रेजर पे एक भारत आधारित फिनटेक कंपनी है जो विक्रेताओं, व्यापारी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भुगतान गेटवे सेवाएं प्रदान करता है। रेजर पे की स्थापना 2013 में की गई थी। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। किस देश के किंग नोरोडोम सिहामोनी भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आए हैं? तो ये दोस्तों कंबोडिया के रहने वाले कंबोडिया के किंग नोरोडोम सिहामोनी भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर हैं। 1963 में वर्तमान किंग के पिता किंग नोरोडोम सिहानोक के भारत आने के बाद से कंबोडिया का राजा की यह पहली भारत यात्रा है। कंबोडिया किंग ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की है। कंबोडिया में माइनिंग उपकरण के अधिग्रहण के लिए भारत ने $1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान की घोषणा भी की है। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो उत्तर रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों का इंजन का नामकरण किया है। रेल मंत्रालय के एक ट्वीट के माध्यम से वीडियो और तस्वीर शेयर कर इसकी जानकारी दी गई है। ट्वीट में लिखा गया है कि भारतीय रेलवे देश के लिए बलिदान लेने वाले शहीदों को सलाम करता है। उनमें से एक इंजन पर 26/11 मुंबई हमलों में शहीद हुए मेजर संदीप उनिकृष्णन का नाम लिखा हुआ है। भारत के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। भारत रेल बोर्ड के अध्यक्ष जो है अनिल कुमार लाहोटी हैं। किस राज्य में स्थित बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि मुंबई में बांद्रा बरसोवा समुद्री मार्ग का नाम वीर सावरकर बांद्रा बरसोवा सागरी सेतु रखा जाएगा। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के उपलक्ष्य में 28 मई 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की गई थी। 28 मई 1883 को भागोर, नासिक, महाराष्ट्र में पैदा हुए वीर सावरकर एक प्रमुख राजनेता, कार्यकर्ता और लेखक थे। रत्नागिरी में कैद रहते हुए सावरकर ने 1922 में हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन हिंदुत्व की विचारधारा विकसित की। 26 फरवरी 1966 को वीर सावरकर का निधन हो गया। मोघ हरा आवास योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो मोघ हरा आवास योजना ओडिशा राज्य द्वारा शुरू की गई है। ओडिशा सरकार ने 29 मई 2023 को मोघ हरा आवास मेरा घर आवास योजना शुरू की है। यह योजना आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों को क्रेडिट लिंक वित्तीय सहायता प्रदान करती है और योजना पूरी तरह से राज्य के बजट से वित्त पोषित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं।
किस राज्य में स्थित अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा? तो अहमदनगर जिला जो महाराष्ट्र में है, वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह घोषणा किया है कि अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। यह घोषणा अहमदनगर जिले के चोंडी गांव में अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती पर उनके जन्म स्थान पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया है। 1725 में जन्मी अहिल्याबाई होलकर इंदौर राज्य की एक प्रसिद्ध शासक थी, जिन्हें उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जाना जाता था। किस देश ने अपना पहला वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह लॉन्च किया है? ये दक्षिण कोरिया ने 25 मई 2023 को अपना पहला वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह लॉन्च किया है। वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह को प्रक्षेपण नूरी रॉकेट का उपयोग करते हुए दक्षिण कोरिया के गोहंग में नारो अंतरिक्ष केंद्र द्वारा लॉन्च किया गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। प्रधानमंत्री यहाँ के हान डक सू हैं। किस विश्वविद्यालय ने हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय जो स्कॉटलैंड का विश्वविद्यालय है, उसने दोस्तों हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और यूके में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हिंदी भाषा में अपना पहला ओपन एक्सेस कोर्स बनाने के लिए सहयोग किया है। जलवायु समाधान नाम का पाठ्यक्रम अनुवादकों की सहायता से और एडिनबर्ग जलवायु परिवर्तन संस्थान और भारत सरकार के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में स्थित एक सार्वजनिक शोध विश्वविद्यालय है। यूनाइटेड किंगडम के बारे में जान लीजिए। ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। इसमें 4 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। राजधानी इसकी लंदन है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। सम्राट चार्ल्स तृतीय हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2023 की थीम क्या है? विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2023 की थीम दिखाना है कि कैसे डेयरी अपने पर्यावरण पदचिह्न को कम कर रही है, जबकि पौष्टिक खाद्य पदार्थ और आजीविका भी प्रदान कर रही है। यही इसकी थीम है। विश्व दुग्ध प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इसे 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा बनाया गया था। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका रोम इटली है। महानिदेशक इसके क्यू डोंग यू हैं। शशि थरूर ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किया है? तो विजय 30 मई 2023 को प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने लोकमत इंडिया मीडिया समूह संपादकीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर विजय दर्दा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किया है। किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों नमो सम्मान योजना शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार ने एक नई वित्तीय योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य में 1 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। नमो शेतकरी महासम्मान योजना। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर कितनी रही है? तो देखिए दोस्तों, भारत की जो विकास दर है वो 7.2% 2022-23 में रही है। 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित दर 6.5% रहने का अनुमान है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अनंत नागेश्वरन है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। यूरोप का पहला धूम्रपान मुक्त देश कौन बना है? तो यूरोप का पहला धूम्रपान मुक्त देश स्वीडन बना है दोस्तों। तो दोस्तों यह रहा 1-2 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों बिहार करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को डेली देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।